हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड वीडियो रहता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और क्या क्या इसकी इंडिकेशंस रहती है, कैसे कैसे जो है इसका हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस की कैसे किया जा सकता है और ट्रीटमेंट इसका क्या रहता है। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे, कितने टाइप का रहता है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दी जाए कि 6 जून से बाबा फरीद के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर जो है वो करवाया जाएगा बहुत ही कम फीस के अंदर। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जिसको ज्वाइन करना हो, पूरा का पूरा लाइव कोर्स रहेगा। ये कोर्स जो है ये लाइव कोर्स रहेगा, डेली 3 से 4 घंटे का क्लास रहेगा लाइव। तो उसके अंदर जो है इसको कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। MCQ क्लासेस भी होंगी, इसके साथ साथ थ्योरी क्लास भी रहेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकता है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9588013694 या जो है हमारा 9694077398। इस पर कांटेक्ट करके जो है इस बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है। तो जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 जून से बैच शुरू होगा। पूरा का पूरा जो है यहाँ बैच जो है ये लाइव रहेगा। इसमें कुछ MCQ वीडियोस रहेंगे, बाकी सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास। और क्लास जो रहता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। क्या है ब्रेस्ट कैंसर? तो क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर? तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है कि अगर किसी क्या है ब्रेस्ट कैंसर? तो क्या होना ब्रेस्ट के अंदर बिनाइन या मेलिग्नेंट ग्रोथ का होना ब्रेस्ट टिश्यू का। जो हमारे ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू है उन टिश्यू के अंदर क्या हो जाना, कोई बिनाइन या मेलिग्नेंट ग्रोथ का होना क्या कहलाता है? ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है ना। कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण हो सकते हैं नली पैराइटी। क्या होता है नली पैराइटी? एक होता है पैराइटी, एक वर्ड होता है पैराइटी और एक वर्ड होता है नली पैराइटी। दो वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं निकल के, पैराइटी नली पैराइटी। पैराइटी का मतलब क्या है? पैराइटी इज ए प्रीवियस प्रेगनेंसी, इज ए पास्ट प्रेगनेंसी आफ्टर वायबिलिटी पीरियड, आफ्टर वायबिलिटी पीरियड। कि अगर क्या है कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसने अपनी प्रेगनेंसी को कहाँ तक कंसीव कर लिया, वायबिलिटी पीरियड के बाद तक क्रॉस कर लिया है, तो उसको हम बोल देंगे पैराइटी बोलेंगे। किसमें काउंट करेंगे? पैराइटी। अगर उसने एक बार किया तो वो प्राइमरी पैराइटी है, अगर 2 बार किया तो जो है मल्टी है। यानी कि फिर हम उसको P1 P2 P3 इस तरीके से जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे। नली पैराइटी का मतलब क्या है? नली जिसने एक बार भी और अपने जो है प्रेगनेंसी को वायबल पीरियड तक नहीं लेके गई है उसको हम बोल देंगे नली पैराइटी। यानी कि जो P0 है, जिस जो प्रेग्नेंट हो सकता है कि 10 बार हो गई हो, 5 बार हो गई हो और हुई ना हो, पर इसका क्या है पैराइटी एक बार भी नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं नली पैराइटी। तो अगर नली पैराइटी, इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो फैमिली प्लानिंग में हम पढ़ते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है काफ़ी टाइप की, माला एन माला डी, है ना। इसके अलावा और काफ़ी सारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पिल, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल, ओनली एस्ट्रोजन पिल, है ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है लेडी, अर्ली मीनार्की और लेट मेनोपॉज, है ना। मीनार्की, मीनार्की व्हाट इज मीनार्की? तो मीनार्की क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनार्की इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है लेडी में उसको हम बोलते हैं मीनार्की। और परमानेंट सीजेशन ऑफ, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, उसको हम बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। तो अगर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जल्दी आ गया है
और अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिचुएशन है वो अगर लेट हो रहे हैं तो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है वो लंबे समय तक क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, लंबे समय तक बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव प्रोलिफ्रेशन होगा टिश्यू का। इसके अलावा ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन है, या फैमिली हिस्ट्री रहा है कि फैमिली में पहले क्या है, ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। तो कारण रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, नलीपेराइटी है, ओसीपी है, अर्ली मेनार्की है, लेट मेनोपॉज है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री, है ना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि टाइप कौन कौन से, ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप का रहता है। तो टाइप की अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, एक होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, क्या होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, और दूसरा होता है इन्वेजिव कैंसर, क्या है, एक है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, दूसरा है इन्वेजिव कैंसर। और इन्वेजिव में अगर बात करें तो इन्वेजिव में एक है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, दूसरा हमारे पास है इनफिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा, तीसरा है मेडुलरी कार्सिनोमा, चौथा है म्यूसिनस कार्सिनोमा, और पांचवा है ट्यूब्यूलर डक्टल कार्सिनोमा। जिसमें जो हमारा म्यूसिनस कार्सिनोमा है उसको कोलोइडल कार्सिनोमा के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। जो कि मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कौन सा है, वो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा है। अब फ़र्क क्या है इनमें, तो जब हम अगर बात करें जो हमारा ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, ब्रेस्ट के बारे में, अगर हम बात करें ब्रेस्ट के बारे में, तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारी ब्रेस्ट है उसमें 80% जो होते हैं वो तो होते हैं फैटी टिश्यू, क्या होते हैं, फैटी टिश्यू। और जो 20% पार्ट है वो क्या है, वो है फंक्शनल पार्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट का मेन कंपोनेंट है। अब उसमें क्या है, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी सारी डक्ट खोलती है, या जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट एम्पुला, है ना। और इससे क्या होती है, फिर छोटी छोटी जो है वो डक्ट निकल जाती है, बिल्कुल छोटी 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 डक्ट जो है वो निकल जाएंगी, और वो डक्ट जो है वो आगे जो है क्या किसके साथ जुड़ेंगी, वो आगे जाके जो है वो एसिनी सेल के साथ जुड़ती है। और ये क्या करती है, काफ़ी सारे लोब्स बनाती हैं, क्या करती हैं, अलग अलग लोब बने होते हैं, काफ़ी सारे लोब बने होते हैं। तो अगर क्या है कि जैसे मान लीजिएगा हमने ब्रेस्ट को क्या किया, ब्रेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्या है, ब्रेस्ट का सामने का व्यू है, एंटीरियर व्यू, ये हमारा लेटरल व्यू था। और हमने ब्रेस्ट को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 4 पार्ट में अगर डिवाइड किया, तो इसमें हम, ये हमारा क्या है, जैसे मिडिल पार्ट है, और ये हमारा लेटरल पार्ट है। तो ब्रेस्ट के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, एक होता है इनर अपर क्वाड्रेंट, एक होता है आउटर लोअर क्वाड्रेंट, और एक होता है आउटर सॉरी इनर लोअर क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट रहते हैं ब्रेस्ट के, इनर अपर क्वाड्रेंट, इनर लोअर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर लोअर क्वाड्रेंट। अब यहाँ क्या है कि जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ब्रेस्ट कैंसर की वो कहाँ होती है, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होता है, मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर। अब क्या हुआ कि जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, एक मिनट, ये क्या है, हमारा ब्रेस्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, है ना। ये यहाँ निपल है, अगर इस निपल के पार्ट से अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, अपर आउटर क्वाड्रेंट। दिस इज लोअर आउटर क्वाड्रेंट, दिस इज इनर अपर क्वाड्रेंट,
दिस इज इनर लोअर क्वाड्रेंट। तो चार तरीके के चार पार्ट्स हमारे सामने आए ब्रेस्ट के निकल के, इनर अपर क्वाड्रेंट, इनर लोअर क्वाड्रेंट, या अपर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। अब ये जो हमारे चार जो क्वाड्रेंट है ब्रेस्ट के, यानी कि चार पार्ट्स है ब्रेस्ट के, इनमें से जैसे क्या है कि जो हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है ब्रेस्ट कैंसर की, वो कौन है? अपर आउटर क्वाड्रेंट रहता है। अब क्या है कि यहाँ जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, इस अपर क्वाड्रेंट में क्या हुआ, यहाँ कोई जो है कोई ग्रोथ हुई और वो ग्रोथ जो है यहीं पड़ी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ कोई ग्रोथ हुई और ये यहीं पड़ी है, यहाँ से मूव नहीं कर रही है, तो इसको हमने बोला कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा। और यहाँ क्या लिखा है? डक्टल। तो अगर ये डक्ट में है, जैसे यहाँ क्या है, हमारे पास डक्ट है, और अगर इस डक्ट के अंदर है और ये इसी डक्ट में पड़ी है, तो इसको हम बोल देंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेजिव यानी कि जो फैलता है, फैलता क्या है कि इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। जैसे क्या है, डक्ट के अंदर था, तो ये जो है एक डक्ट थी, इस तरीके से हमारे पास क्या थी, जैसे ये क्या है लेटरल व्यू ब्रेस्ट का, और ये हमारे पास क्या है, ये डक्ट है। तो क्या हुआ, इस डक्ट में हुआ, इस डक्ट में क्या होगी, कोई ग्रोथ हो गई, ट्यूमरस ग्रोथ हो गई, तो ये यहीं तो पड़ी है, तो हमने इसको बोला डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। यहाँ से क्या हुई, ये डक्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट हुई और ये पूरी डक्ट के अंदर फैल गई, इसको हमने बोला इन्वेजिव डक्टल इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, 75% केसेज में देखने को मिलता है। ये क्या हुआ, इस डक्ट से कहाँ एक पूरे लोब के अंदर आ गया। ये क्या है, हमारा एक लोब था, और ये क्या है, यहाँ से इस डक्ट से क्या हो गया, पूरे लोब के अंदर फैल गया। क्या हो गया, ये इस पूरे लोब के अंदर अगर फैल गया है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, इनफिल्ट्रेटिंग एक पूरे हमारा जो लोब्यूल है उसके अंदर फैल गया है, और उस लोब्यूल में अगर फैल गया है तो उसको हमने बोल दिया इनफिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कार्सिनोमा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लोब्यूलर से लोब्यूल के अंदर, है ना, बड़ा सबसे बड़ा क्या है, लोब, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में लोब, लोब में लोब्यूलर, है ना, क्वाड्रेंट लोब और लोब्यूलर। तो लोब्यूलर से कहाँ फैलेगा, लोब के अंदर, उसको हमने बोला मेडुलर कार्सिनोमा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये क्या हो गया, पूरी क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से पूरे ब्रेस्ट में सारी की सारी ट्यूब और सब कुछ जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से आगे क्या कर गया, ग्रो कर गया, उसको हमने बोल दिया इन्वेजिव कैंसर, है ना। तो टाइप देखे हमने, दो टाइप का है मेनली, तो डक्टल एंड इन्वेजिव, और इन्वेजिव में फिर फर्दर टाइप की बात की हमने। अब बात आती है साइन सिम्टम के बारे में। साइन सिम्टम क्या क्या रहेंगे ब्रेस्ट कैंसर के, साइन सिम्टम क्या क्या रहते हैं? तो अगर साइन सिम्टम की बात करूँ, साइन सिम्टम तो क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे, तो वहाँ क्या होगा, फिक्स टेंडर लंप होगा। क्या होगा, फिक्स होगा, मूव नहीं करेगा, टेंडर, है ना। टेंडर क्या होता है, टेंडरनेस, यानी कि जब हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, पेन फील होती है, प्रेस करते हैं, प्रेसिंग व्हेन फील पेन, सॉरी, जब प्रेस करते हैं तो पता नहीं लगता है, प्रेस एंड रिलीज, जब रिलीज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उसको पेन होता है। और लंप यानी कि वहाँ क्या होगा, मास लाइक फील होगा, हमें क्या होगा, मास लाइक स्ट्रक्चर जो क्या होगी, फील होगी। और लंप जो कहाँ होगा, तो लंप प्रेजेंट होगा आउटर अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमने कहा था कि आउटर अपर क्वाड्रेंट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है। क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है। या हम कह सकते हैं कि बिलो एक्जिला या बिलो निपल भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या होता रहेगा, जो निपल है वहाँ से ब्लडी या क्लियर डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, ब्लडी या क्लियर डिस्चार्ज होता रहेगा। निपल जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। नॉर्मली क्या है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये क्या है, ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट से निपल जो है ये क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, पर यहाँ क्या हो जाएगा, जो निपल है ये अंदर की तरफ धंस जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का जो है अब
अपेयरेंस देखने मिलेगा, यानी कि यहाँ ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, निपल जो है वो धसा हुआ देखने मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं निपल रिट्रैक्शन, है ना। इसके अलावा हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ स्किन जो है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्योर्ड स्किन। क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्योर्ड स्किन। इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपको पूछा जा सकता है कि प्योर्ड स्किन कहाँ देखने मिलती है। प्योर्ड स्किन, तो आप बोलेंगे कि प्योर्ड स्किन कहाँ होता है, ब्रेस्ट कैंसर में। कहाँ होती है, ब्रेस्ट कैंसर में। होता क्या है, तो जो ब्रेस्ट की स्किन है वो कैसी हो जाती है, ऑरेंज कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऑरेंज कलर की हो जाती है, ऑरेंज कलर, और उसको हम बोलते हैं प्योर्ड स्किन। इसके अलावा ब्रेस्ट में क्या हो जाएगी, एसिमेट्रिसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एसिमेट्रिसिटी। दोनों जो है वो देखने में बराबर नहीं दिखेगी। पर्सन का वेट लॉस होने लगता है और उसको क्या हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है। तो सिम्टम रहते हैं, फिक्स टेंडर लंप होगा, और लंप कहाँ होगा, कॉमनली तो आउटर अपर क्वाड्रेंट में, नहीं तो एक्जिला के नीचे की तरफ या निपल के नीचे, और निपल से ब्लडी या क्लियर डिस्चार्ज होगा, निपल रिट्रैक्ट हो जाएगा, प्योर्ड स्किन देखने मिलेगी, यानी कि ऑरेंज स्किन हो जाएगा, एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट होगा, वेट लॉस होगा, और एनोरेक्सिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। तब बात आती है कि पता कैसे लगाया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी को। तो ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, है ना। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। क्या होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम पूरा का पूरा वीडियो देख चुके हैं। कब परफॉर्म करना होता है ना, 20 साल की एज से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और मंथली परफॉर्म करना होता है, प्रत्येक मंथ करना होता है। किस लिए करते हैं, हम अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं। कब करना होता है, 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन करना होता है। कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो शावर के नीचे करना होता है, शावर के नीचे। उसके बाद जो है मिरर के सामने खड़ा होना होता है, और खड़े होने के बाद जो है हैंड्स है उनको क्या करना है, पहले नीचे रखना होता है, फिर ऊपर करना होता है, और फिर क्या करना होता है, उनको हिप के ऊपर रखना होता है। उसके बाद जो है क्या करना होता है, निपल उसके बाद ब्रेस्ट को क्या करना होता है, पालपेट करना होता है। और पालपेट करने के लिए कहाँ से, सेंटर टू पेरिफ्री जाते हैं। उसके बाद यही जो तीसरा स्टेप है इसको लेट के परफॉर्म करना होता है। चौथा में थर्ड स्टेप को लेट के परफॉर्म करना होता है। और पांचवें में क्या करते हैं हम, जो हमारा निपल है उसको स्क्वीज़ करके देखना होता है। निपल को क्या करना होता है, स्क्वीज़ करके देखना होता है कि वहाँ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पूरा का पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मेमोग्राफी करवाना होता है। क्या कराना होता है, मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी जो है वो हर लेडी जो रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान है, जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, तो उसको हर 3 to 5 ईयर पे क्या कराना है, 3 to 5 ईयर से क्या करवानी होती है, मेमोग्राफी करवानी चाहिए। क्या होता है मेमोग्राफी, तो मेमोग्राफी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड ही है। क्या है, एक तरीके से ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें क्या की जाती है, ब्रेस्ट की स्टडी की जाती है। ब्रेस्ट की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है कम्प्लीटली, जिसमें पता लगाया जाता है। इसके अलावा हम बायोप्सी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बायोप्सी करवाएंगे। और बायोप्सी जो है ये कन्फर्मेटरी साइन है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए आप ट्यूमर मार्कर करवा सकते हैं। और ट्यूमर मार्कर में स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, 15CA15-3। अब बात आती है कि जब आपने डायग्नोस कर लिया तो आपको मैनेज करना होगा किसको, ब्रेस्ट कैंसर को। और मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ हम जो है अगर बात करें कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, दो तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकली मैनेज किया जा सकता है और सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपने क्या करनी है, थेरेपी देनी है। कैसी थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उन थेरेपी को काम में लेंगे। और हम क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करेंगे। क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करेंगे, यानी कि रेडिएशन डालेंगे। या आपने क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी होती है। क्या देनी होती है, कीमोथेरेपी देनी होती है। और कीमोथेरेपी में एक दवाई है कौन सी, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, जिसमें डॉक्सीरूबिसिन या एपिरूबिसिन देते हैं। या आप दे सकते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, जो कि एल्किलेटिंग एजेंट है। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट में मिथोट्रिक्सेट दिया जाएगा।
या आप दे सकते हैं 5 फ्लूरो यूरेसिल। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी काम में लेते हैं, और हार्मोनल थेरेपी में हम क्या देते हैं, तो हम देते हैं ल्यूप्रोइड नाम का एक दवाई आता है जो क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, जो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करने से रोकने का काम करती है, क्योंकि यहाँ जो बड़ा कारण है वो कौन प्ले कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन रहेगा, तो आपने बताना है टैमोक्सिफेन सिट्रेट। कौन, टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और ये करती क्या है, तो ये क्या करती है, ये ब्लॉक करती है किसको, एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के एक्शन को क्या करती है, ब्लॉक करने का काम करती है। कौन, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। इसके अलावा आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी में क्या किया जाएगा, सर्जरी में क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कर दो, जो लंप बना हुआ है उस लंप को रिमूव कर दो, यानी कि जो मांस है वहाँ पे उस मांस को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, मांस को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, जिसको हमने बोल दिया लंपेक्टमी। क्या बोला, लंपेक्टमी, है ना, रिमूवल ऑफ लंप, या जो मांस बना हुआ है उसको निकाल दिया जाए। या क्या करते हैं, सिंपल मैस्टेक्टमी, मैस्टेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। और जो मैस्टेक्टमी है इसमें क्या करते हैं हम, तो ओनली जो ब्रेस्ट के टिश्यू उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। चेस्ट वॉल के साथ यहाँ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल मैस्टेक्टमी, है ना, जिसमें मसल वगैरह, लिम्फ नोड वगैरह सब कुछ इंटैक्ट रहता है। एक होता है रेडिकल मैस्टेक्टमी। क्या होता है, रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसको बोलते हैं हेलस्टीड सर्जरी। क्या, हेलस्टीड सर्जरी या हेलस्टीड ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट बात रहती है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार कि हेलस्टीड ऑपरेशन कहाँ करते हैं, हेलस्टीड सर्जरी कहाँ करते हैं। तो हेलस्टीड सर्जरी की जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। क्या करते हैं इसमें, इसमें पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेस्ट, पूरे ब्रेस्ट में कौन, तो पूरी ब्रेस्ट, इसके साथ साथ पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड नेक की लिम्फ नोड जो है, जो लिम्फ नोड है वो भी साथ में हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल मैस्टेक्टमी या हालस्टीड ऑपरेशन। इसके साथ साथ मॉडिफाइड मैस्टेक्टमी की जा सकती है। और मॉडिफाइड मैस्टेक्टमी में क्या करते हैं, तो उसमें हम पूरी की पूरी ब्रेस्ट को निकाल लेते हैं और छोड़ किसको दिया जाता है, पेक्टोरलिस माइनर को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, पेक्टोरलिस माइनर को नहीं निकालते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उस कंडीशन को हमने क्या बोला, मॉडिफाइड मैस्टेक्टमी नाम दे दिया, मॉडिफाइड मैस्टेक्टमी। अब बात आती है कि जब किसी पेशेंट का मास्टेक्टमी कर दिया है हमने, तो उसके बाद आपने मरीज़ को क्या बताना है, क्या है कि जब आपने किसी का क्या कर दिया, मास्टेक्टमी कर दिया है, तो मरीज़ को क्या चीज़ सिखानी है, ये बात आपसे पूछी जाएगी। तो हमने क्या करना है, जब आपने क्या कर दिया, किसी पेशेंट का मास्टेक्टमी कर दिया है, तो उसके बाद आपने पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्ट करना है, इंपॉर्टेंट बात रहती है। क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि तुम्हें क्या नहीं करना है, जो तुम्हारी आर्म है, जिस साइड का क्या हुआ है, ब्रेस्ट को निकाला गया है, उस साइड की आर्म को कुछ महीनों के लिए तुमने क्या नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है कुछ मंथ के लिए। दूसरा क्या है कि जो लिम्फ एडिमा हो सकता है किसके, जो अफेक्टेड आर्म है, तो इसलिए तुमने इसको क्या करना है, इलीवेट करके रखना है एडिमा से बचाने के लिए, ताकि क्या ना हो जाए, वहाँ पे लिम्फ का एडिमा ना हो जाए। इसके अलावा तीसरी बात क्या कहनी है, तो आपने क्या करना है, अगर लिम्फ एडिमा हो जाए तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, वहाँ पे लिम्फ एडिमा स्पेशलिस्ट जो होगा उसके साथ उसकी क्या करवानी है, कंसल्टेशन करानी होती है पेशेंट की, इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट को कहीं वुंड के अंदर कॉन्ट्रैक्चर नहीं बन जाए, क्या ना बन जाए, वुंड के कॉन्ट्रैक्चर ना बन जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है इमोलियंट्स काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, इमोलियंट काम में लेते हैं, ताकि वहाँ क्या ना बन जाए, कोई कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्मेशन ना हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, क्लाइंट को एनकरेज करना होता है कि जो बची हुई ब्रेस्ट है, दूसरी ब्रेस्ट का तुम्हें हर महीने क्या करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करना ही करना है। और जो है हैंड और आर्म जो है, जिस साइड की ब्रेस्ट निकली है उस उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ज़्यादा सनलाइट में नहीं जाना होता है, सनलाइट से भी क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है, इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसके अलावा जिस साइड का ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है उस साइड में पॉकेट बुक या ऐसी कोई हैवी चीज़ें जो है वो कैरी नहीं करनी होती है।
कोई ट्रोमा ना हो जाए, कोई कट ना लग जाए, कोई ब्रूजेज ना हो जाए या बर्न वगैरह ना हो जाए। जो जिस साइड का ब्रेस्ट रिमूवल है उससे बचना होता है। टाइट क्लॉथ नहीं पहनने होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड क्लॉथ है या ज्वेलरीज वगैरह है उनको अफेक्टेड साइड यूज़ नहीं करना होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस साइड की ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है उस साइड ना ही तो कोई आईवी इंजेक्शन देना, आईवी लाइन लगानी होती है, ना ही कोई इंजेक्शन देना होता है, ना ही बीपी लेना होता है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है। और जब प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद आपने वाइटल्स लेने हैं, सेमी फाउलर पोजीशन मेंटेन करनी है। कैसी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। और पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथिंग आपने क्या करवा, कफिंग और डीप ब्रीथिंग जो है उसको क्या करना है, एनकरेज करना है। उसको बोलना है कि जब वो कफ करे तो उसको बोलना है थोड़ा ज़ोर से खांसो और लंबी गहरी सांस लो, ऐसा आपने उसको एडवाइज करना होता है, एनकरेज करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपने क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी जो ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है वहाँ पे आपने क्या करना होता है, एक ड्रेनेज सिस्टम डालना होता है। और उस ड्रेन का नाम क्या है, उसका नाम है जैक्सन प्रे ड्रेनेज। और देखिएगा इस तरीके का होता है, ये छोटा सा एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखने को मिल रहा होगा आपको, ये देखिएगा, दिस इज जैक्सन प्रे ड्रेन, है ना। ये इसका ट्यूब है पूरा का पूरा, है ना। इस कैथेटर को हम नाम देते हैं टेफ्लॉन कैथेटर के नाम से जानते हैं, इसको हम टेफ्लॉन कैथेटर बोलते हैं, टेफ्लॉन कैथेटर। और इस जो है आ, आ, जो ये जो ड्रेन है इसको हम जैक्सन प्रेट ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी अमाउंट होगा ड्रेनेज का वो कितना है, किस कलर का है, ये सारा का सारा आपने क्या करना है वहाँ पे नोट करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक उसके देखने होते हैं, कैसा कलर है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने वहाँ क्या करनी होती है, नोट करनी होती है, इंपॉर्टेंट बात रहती है। इसके अलावा आपने और क्या करना है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या करना है, पेशेंट को डेली जो पहला 24 आवर्स का टाइम है उस दौरान आपने क्या करना है, वहाँ जो है ड्रेनेज देखना है। और अगर ड्रेन क्या है 200 to 300 ml आ रहा है, अगर 200 से 300 ml का ड्रेनेज हो रहा है उस दौरान तो ये नॉर्मल है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसके बाद जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन भी अगर इतना ही आ रहा है तो फिर ये नॉर्मल नहीं होता है, फिर अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, जो ऑपरेटिव साइट है उसको एसेस करते रहना होता है लगातार, वहाँ कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं आ रहे हैं, वहाँ जो है कोई फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो गया है, वहाँ जो है वो स्वेलिंग तो नहीं हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, मॉनिटर करनी होती है। इंसिजन साइट के ऊपर जो है ड्रेसिंग वगैरह के लिए आपने रेस्ट्रिक्शन करना है, सनसेशन वगैरह वहाँ इम्पेयर तो नहीं हो गया है, स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो गया, इन सभी चीज़ों को देखना होता है। पेशेंट ने क्यों जो है अगर क्या है ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन परफॉर्म किया गया था तो उस कंडीशन में आपने उसको सर्जिकल ब्रेस्ट रीज भी परफॉर्म एडवाइज़ करनी है कि अगर उसका क्या किया आपने, अगर आपने उसको ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट किया है तो आपने उसको सर्जिकल ब्रेस्ट रीज भी क्या करनी है, बतानी है, एडवाइज़ करनी है। इसके अलावा जो है प्रेशर स्लीव जो वो क्या करने हैं, एडिमा से बचने के लिए यूज़ में लेने हैं। अगर एडिमा सीवियर हो गया है तो उस कंडीशन में हमने उसको प्रेशर स्लीव लिख के दे देना है और प्रेशर स्लीव को यूज़ करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। पेशेंट को क्या देना है, आपने डायरेटिक देना है, पेशेंट को डायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे। और वहाँ क्या देनी है, आपने लो साल्ट वाली डाइट देनी, क्या देनी है, लो साल्ट वाला डाइट देना होता है। इसके अलावा जो है जो डाइट की अगर बात करें तो डाइट के अंदर जैसे ईट है, वीट है ना, ब्रान है, इसके अलावा जो है कैबेज है, सीरियल्स है, जो ऐसी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, यूज़ करना है। ऐसा या जो साबुत अनाज है उनके ऊपर की लेयर जो है वो उतरी हुई नहीं हो, ऐसे जो है अनाज जो ज़्यादा काम में लेने होते हैं, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। उनके अंदर एस्ट्रोजन क्या होता है, हायर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी सारी की सारी बातें थी किससे रिलेटेड, हमारे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
कोई BA का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो BA का नया बैच शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स रहेगा पूरा का पूरा। 6 जून से शुरू करने जा रहे हैं। डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। पूरी की पूरी क्लास लाइव होगी, जिसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी करवाई जाएगी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो कॉल कर सकता है मेरे 9588013694 पे। तो थैंक यू सो मच।